आज की क्लास में मैं चैप्टर आपका डेवलपमेंट ही है, लेकिन आगे फर्दर को जब मैं इस चैप्टर को डेवलप करते हुए हम अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमको ये जानना जरूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई. व्हाट इज बीएमआई? द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स. अब सवाल होता है कि इसको हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया गया है, वेट इन केजी. किसी भी पर्सन का वेट लेना है हमको इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट, स्क्वायर ऑफ द हाइट. और हाइट को हमको कन्वर्ट करना है मीटर्स में. अगर हम हाइट सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में. तो हमको इस फॉर्मूला से हमें किसी भी आदमी का बीएमआई जो है फाइंड आउट हो जाएगा. बीएमआई फाइंड आउट करने के पीछे मकसद क्या है, इससे हमको ये पता चलता है कि कोई आदमी जो है वो मेल नॉरिश्ड है या ओवरवेट है. ये जानने के लिए बीएमआई का कैलकुलेशन किया जाता है. तो अब इसको हम जो है ना इस तरीके से समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि किसी आदमी का वेट केजी में 65 केजी है और हाइट जो है 150. अब इसको अगर मेरा हाइट को हम ऐसे समझ रहे हैं कि अगर मेरा हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है तो इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिंपली इसको डिवाइड कर देना है 100 से. जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो है आंसर आ जाएगा 1.5. अब क्या बोल रहा है आगे, मैंने क्या बताया है आपको, हाइट को स्क्वायर, हाइट का हमको जो है स्क्वायर लेना है. जब हम इस हाइट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास में आंसर जो आता है वो है 2.25. क्लियर? और अब मैं जब इसको जो है डिवाइड करूंगी तो मेरे पास बीएमआई आ जाएगा 28.8. इसके लिए एक सीधी सी बात जो है आपको, अब हमको 28.8 जो मेरा जो आंसर आया है इससे क्या फाइंड आउट होता है ये हमको समझने के लिए ये बताया गया है कि अगर किसी आदमी का बीएमआई 18.8 से ज्यादा आता है तो वो क्या है, 18.8 से लेकर अगर वो 25 के बीच में आता है तो इट मीन्स कि वो हेल्दी है या ठीक है, परफेक्ट है. अगर इससे कम आता है, 18.8 से कम आता है, इसका मतलब जो है कि वो मेल नॉरिश्ड है. और अगर 25 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि वो ओवरवेट है. यहां तक आपको समझ में आ गया. एक क्राइटेरिया यूज किया हुआ है 18.5. 18.5 से कम होने पर आदमी जो है वो मेल नॉरिश्ड है और अगर 25 से ज्यादा आता है तो वो ओवरवेट है. ये जो नियम है बीएमआई फाइंड आउट करने का नियम जो है वो बढ़ते हुए बच्चों पर या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन सब पर ये जो है लागू नहीं होता है, या जिनका बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिकली जो है बैकग्राउंड उनका कमजोर है उस पर ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि वो फिर वेरी करेगा. क्योंकि अगर आदमी के पास में जो है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमजोर है और वो खाना नहीं खा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ये आपका बेटा जी, इसके माध्यम से आप सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th के. इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई या हाउ बीएमआई इज कैलकुलेटेड. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हम जो है एक और सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, दूसरा जो टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, बीएमआई को समझने के बाद में हमको समझना है HDI. व्हाट इज HDI? द फुल फॉर्म ऑफ HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP. बेटा पिछले जो है कुछ कक्षा में मैंने आपको समझाया था कि UNDP जो है अपना एक एजेंसी है जो अपना रिपोर्ट प्रदर्शित करता है या अपना पेश करता है. तो वो रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसको बोलते हैं. उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही जो है एक क्राइटेरिया नहीं लेना है हमको किसी भी कंट्री का डेवलप्ड या डेवलपिंग में बांटने के लिए. तो उन्होंने तीन चीजें शामिल किया, जिसमें एक पर कैपिटा इनकम हो गया, दूसरा जो है आपका जो है हमने पहले भी बताया था एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द कंट्री, एंड थर्ड वन इज हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री. तो 177 कंट्रीज का से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड आउट किया गया
तीन बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम, वहाँ का हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस के बेसिस पे। तो हम ये फाइंड आउट हमारे पास में आया कि इंडिया जो है स्टैंड्स 135th रैंक आउट ऑफ 177 कंट्रीज, जबकि इंडिया के बगल में ही छोटा सा कंट्री, उसका पड़ोसी देश है श्रीलंका, स्टैंड 73 रैंक आउट ऑफ 177 कंट्रीज। अब ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सोचने का बात है कि भारत जैसा इतना बड़ा कंट्री, रिसोर्स वाला कंट्री, फार फार बेटर इकोनॉमी है एक श्रीलंका के कंपैरिजन में इंडिया का, तब फिर इंडिया का पोजीशन 73 पे श्रीलंका और इंडिया का 135th रैंक, मतलब ये एक जो है ना विचार करने वाला कंडीशन है। तो फिर यहाँ पर हम इसी स्टेटस में, इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने पीपल्स के लिए, अपने पीपल्स पे जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ाने के लिए, या लिटरेसी रेट पे, हेल्थ स्टेटस पे बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च किए हैं। इसीलिए वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का स्टेटस जो है वो इंडिया से बेहतर है। अब मैं आपको एक जो है टेबल दिखाना चाह रही हूँ। देखिए टेबल है 1.6, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2013। आउट ऑफ 177 कंट्रीज में हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा जो है के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंडिया का जो है श्रीलंका से पर कैपिटा के मामले में भी जो है हम लोग कम हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका ये मतलब होता है कि एक आदमी जब जन्म लेता है तो उसकी औसत आयु कितनी होगी, वो कितने एवरेज जो है वो कितना जो है वो साल जिएगा, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और लिटरेसी रेट के मामले में भी हम देखते हैं तो श्रीलंका का 91.2 है और इंडिया का 62.8 है। और बाकी जो इसके पड़ोसी देश है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सभी का जो है स्थिति जो है वो श्रीलंका से इंडिया के कंपैरिजन में जो है वो वेरी करता है अलग अलग मैटर्स पर। तो ओवरऑल जब हम HDI रैंक देखते हैं तो हमारा रैंक 135th है और श्रीलंका का 73 है, और बाकी जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज का जो है वो हम लोगों से नीचे है। तो ये हमको ये चीज जो है वो ये सोचने पे, ये डेटा ये सोचने पे मजबूर करती है कि श्रीलंका जैसा छोटा सा कंट्री अपने रिसोर्सेस को जो है अपने वहाँ के अपने जो है कंट्री मैन के लिए जो है हेल्थ स्टेटस पे या एजुकेशनल जो है क्राइटेरिया पे, एजुकेशनल चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च कर रहा है। इसीलिए उनका कंडीशन जो है वो हम लोगों से बढ़िया है। तो इतना जो है समझाने के बाद में हमको एक बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि UNDP का जो क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापने का, उसमें उसने जो है पर कैपिटा इनकम के अलावा दो चीज़ों को ऐड किया है, वो है एजुकेशनल स्टेटस एंड सेकंड जो है वो है हेल्थ स्टेटस। अब आगे बढ़ते हुए बेटा टॉपिक के जो है लास्ट में हम पहुंच जा रहे हैं। वो टॉपिक लास्ट का जो है टॉपिक है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है, हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इस सेंस में कि क्या जो डेवलपमेंट के नाम पर हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, या हम जो चेंजेस कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, क्या वो मतलब कि हो रहा है या सस्टेनेबिलिटी है वो? इसका मतलब ये विचार हमको इसलिए करना बहुत जरूरी हो रहा है क्योंकि हम डेवलपमेंट के नाम पे अपने अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हम नीचे जो है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल नहीं है। रीन्यूएबल नहीं होने का मतलब या नॉन रिन्यूएबल होने का मतलब ये है कि वो जो एक बार खत्म हो जाते हैं रिसोर्सेज, जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, वो हमको बेटा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में वापस नहीं मिल सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको बनने में बहुत एक लंबा पीरियड लग जाता है। अगर ऐसी चीजों को जिस गति से डेवलपमेंट के नाम पर हम अगर यूज करने लग गए तब तो ये खत्म हो जाएंगे और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कुछ भी नहीं बचेगा।
तो एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है जिसको कि एक स्टेटमेंट के रूप में आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, वो कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड बट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये क्या मतलब इसका निकल रहा है इस स्टेटमेंट का कि हमने जो है दुनिया को या दुनिया के रिसोर्सेज को हमको जो है हमारे पूर्वजों के से नहीं मिला है। हमको ये एक जनरल सा कॉन्सेप्शन है ना बेटा जी कि हमको जो है हमारे फोर फादर से पूर्वजों से संपत्तियां मिलती हैं, जमीनें मिलती हैं, मकान मिलता है। ऐसे ही जो है ये चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको जो है रिसोर्सेज जो मिला है वो हमको पूर्वजों से नहीं मिला है, बल्कि हमने अपने जो आगे आने वाला जो जनरेशन है उससे हमने जो है ना बोरो किया है या कर्ज लिया है। अगर हम इसको कर्ज लिया है तो इसको उतारना भी है, उतारना इन सेंस कि हम इसको संभाल कर खर्च करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको इसको यूज नहीं करना है, डेवलपमेंट भी करना है, हमको अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करना है, हमको उन रिसोर्सेज को आगे आने वाले जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमको डेवलपमेंट करना है। इसलिए इस टर्म को जो है कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इसमें ये चीज होगा, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज अवर resources wisely, first point. Second, it should be you conserve for future generation. और थर्ड जो है विदाउट हार्मिंग अवर एनवायरमेंट। ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है या स्टॉप कर देना है, बल्कि उसको यूज करना है, लेकिन वाइजफुली यूज करना है, बेहिसाब जो है। ऐसा नहीं है कि हमको अपने रिसोर्सेज को जो है ना एकदम से यूज करके खत्म कर देना है ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के पास में वो बचे ही नहीं। तो हम लोग तो मान लीजिए कि अभी जो है ना गाड़ी पेट्रोल है, डीजल है और हम कार से चल रहे हैं और हम अपनी सारी सुविधाएं जो है अभी उठा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर जिस गति से हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको रिसोर्सेज को यूज करना है, पॉल्यूशन को, अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना है, और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इट शुड बी कंजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसको जो है दो तरह का एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में। एक तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल का के बारे में बता रहा है कि बहुत पहले जो था उसका स्थिति क्या था कि थोड़ा सा जो है जब हम लोग खोदते थे तो कुआं खोदते थे तो पानी निकल आता था। अब हमको बहुत ज्यादा जो है ना बोरवेल अगर स्टैब्लिश करना है तो पाइप बहुत जमीन के अंदर ले जाना पड़ता है, तब जाके हमको जो है पानी मिलता है। दूसरा बात, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उस हिसाब से जो है अगर बारिश समय पे नहीं आ रहा है तो हम लोगों को अंडरग्राउंड वाटर लेवल के उस पे रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और वो भी अगर हम जो है बेहिसाब, मतलब कि बिना जो है सोचे समझे अगर हम खर्च कर देंगे तो हमको आगे आने वाले समय में दिक्कत होने वाला है। दूसरा बात जो एग्जाम्पल बताया है बेटा वो है क्रूड ऑयल का, कि आगे आने वाले समयों में जो है क्रूड ऑयल का भयंकर संकट हो जाएगा जिस गति से हम लोग जो है क्रूड ऑयल को यूज कर रहे हैं। जैसे कि बता रहा है कि वर्ल्ड में टोटल जो है 53.3 जो है साल तक के लिए ही जो है वो क्रूड ऑयल रिजर्व है। उसके बाद जो है हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत बड़ी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो कुल मिला के आपको जो है इस टॉपिक का सार क्या निकलता है कि डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमको डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो हमको जो है उसको सोच समझकर हमको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के नाम पर हमको रिसोर्सेज को जो है ना बेहिसाब खर्च नहीं करना है। दिस इज द चैप्टर। और सारा चैप्टर जो है अब हमने जो है इसको कवर कर लिया है। तो अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।